वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जियो पॉलिटिक्स की ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नाउ अब तक आपने न्यूज़ सुन ही ली होगी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अगर रशिया में कोई चुनौती दे सकता था तो वो था अलेक्सी नावल्नी, जो कि अब नहीं रहा। 47 साल का नावल्नी पेशे से एक लॉयर था, लेकिन साथ ही में एक रशियन ब्लॉगर भी था और इसके अलावा उनका एक अपना यूट्यूब चैनल भी था। रशियन गवर्नमेंट के खिलाफ पर्टिकुलरली पुतिन को टारगेट करते हुए उन्होंने करप्शन के बहुत से एलिगेशन लगाए थे, जिनको उन्होंने बाद में क्लासीफाई भी किया था। और ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जिसको नावल्नी ने डी क्लासीफाई कर दिया, ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे जूलियन असांज ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ किया था, और नतीजा इसका पहले से ही तय हो चुका था। रशियन अथॉरिटी ने नावल्नी के ऊपर एक्सट्रीमिज्म के चार्जेस लगाए, इसके अलावा स्टेट सीक्रेट्स रिवील करने के चार्जेस लगाए, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के चार्जेस लगाए और साल 2030 तक के लिए जेल की सजा सुना दी। इतना भी काफी नहीं था, इसलिए नावल्नी को सबसे दूर औरों से अलग मॉस्को से 1900 किलोमीटर दूर नॉर्थ में पोलर वोल्फ, जो कि रशिया की सबसे सिक्योर जेलों में से एक है, वहां पे रखा गया था। प्रिजन अथॉरिटी पर तो लंबे समय तक ये भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने सोलिडेटरी कन्फाइनमेंट में नावल्नी को रखा था, जहां पर लाइट इतनी ज्यादा होती थी कि नावल्नी सो भी नहीं पाता था, और इसके अलावा उसे बैठने भी नहीं देते थे एक लंबे समय तक, तो वो अपनी बैक को फील भी नहीं कर पाता था। नावल्नी की डेथ का रशियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने क्यों एक सेल्फ गोल कर लिया है, इसके अलावा रशिया यूक्रेन की वॉर में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, और रशियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एस्टोनिया की पीएम को वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया है, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगेन। बेसिक्स के साथ शुरुआत करता हूँ। साल 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और यूएसएसआर की जो लेगेसी है वो रशिया ने टो कर ली। लंबे समय तक रशिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना रहा था लीडरशिप का, जिसको साल 1999 में आकर व्लादिमीर पुतिन ने फिल कर दिया। और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम व्लादिमीर पुतिन ने फिल किया ना, ये ऐसा फिल किया कि अब इसको कोई रिप्लेस नहीं कर पा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो साल 2008 में सामने आ गई, जब रशिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने व्लादिमीर पुतिन को रोक दिया कि वो एज अ प्रेसिडेंट रशिया को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगी। ऐसे में पुतिन के लिए सबसे बेहतर यही था कि वो रशिया की प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो इलेक्शन है एक टेन्योर के लिए ना लड़ें और अपने ही किसी वफादार को रशिया का प्रेसिडेंट बना दें और पर्दे के पीछे से खुद रूल करें, और ऐसा ही किया। पुतिन ने अपने खास और अपने करीबी दिमित्री मेदवेदेव को साल 2008 से साल 2012 के लिए रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया और पर्दे के पीछे से खुद रशिया को लीड किया। पुतिन की ये जो स्ट्रेटेजी थी ये काम कर गई, लेकिन साल 2012 का जैसी समय आया उस समय रशियन ओपोजिशन ने और साथ ही में रशिया की एक बड़ी आबादी ने पुतिन को अपोज करना शुरू कर दिया, जिन्होंने मन बना लिया था कि अब वो साल 2012 के रशियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन फिल करने वाले हैं। और पुतिन को जो ये क्रिटिसिज्म मिल रहा था ना, इसको लीड कर रहा था अलेक्सी नावल्नी। इस समय हो क्या रहा था, अरब कंट्रीज में जहां एक तरफ अरब स्प्रिंग का टाइम चल रहा था, वहीं इसी तरफ साल 2011 से साल 2013 के बीच में रशिया में खूब प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसको स्नो रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। और इन पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का जो आरोप है ना वो नावल्नी के ऊपर लगा। और नावल्नी कौन है? नावल्नी देखिए एक रशियन सिटीजन हैगा, बेसिकली पेशे से एक लॉयर हैगा, और साल 2008 में इसने रोस्पिल नाम का अपना एक फाउंडेशन बनाया था, जिसका मेन जो काम था ना वो ये था कि रशिया में जो भी करप्शन चल रहा है उसको लोगों के सामने लेकर आना। और इसमें नावल्नी को बड़ी कामयाबी मिली थी। एक बार को नावल्नी की पॉपुलैरिटी उस समय इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब रशिया के मॉस्को में मेयर के इलेक्शन थे तो नावल्नी ने भी अपना नॉमिनेशन फिल किया हुआ था, और ऐसा मान के चल रहे थे कि नावल्नी इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन तब ऐसा आरोप लगता है रशियन गवर्नमेंट के ऊपर कि उन्होंने अथॉरिटी के साथ मिलकर नावल्नी के ऊपर ऐसे फेक एलिगेशन लगा दिए कि उन्होंने फ्रांस की किसी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी के साथ मिलकर करप्शन किया है, और अल्टीमेटली लास्ट में फाइनली जो इलेक्शन है वो नावल्नी हार गया। एक बार को अलेक्सी नावल्नी भले ही लड़ाई हार गया और रशियन प्रेसिडेंट की पोस्ट व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा संभाल ली, लेकिन नावल्नी ने जो अपनी लड़ाई है ना वो जारी रखी। साल 2015 में टर्निंग पॉइंट आ गया जब यूट्यूब पर नावल्नी ने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी, जिसका नाम था चीका। रशियन में इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है सीगल। यूरी चीका बेसिकली उस समय जर्नल थे रशिया के, और इनके खिलाफ ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी। ये 44 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसके ऊपर 26 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने ना रशिया में ये माहौल बना दिया कि रशियन ओलिगार्क मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर बैठे हुए हैं और मिलकर करप्शन कर रहे हैं, और इनको साथ मिला हुआ है रशियन गवर्नमेंट का, जिसके टॉप पर बैठे हुए व्लादिमीर पुतिन, जिनका इन सभी के ऊपर बराबर हाथ है। जिस तरीके से नावल्नी की पॉपुलैरिटी रशिया में बढ़ रही थी ना, उन्होंने साफ कर दिया कि साल 2016 में मैं साल 2018 में होने वाले प्रेसिडेंट पोस्ट के इलेक्शन के लिए फाइट करूंगा। एक बार को मैं भले ही ना जीतूं, पर मैं पुतिन को दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनने दूंगा। और अभी तक जो नावल्नी की पॉलिसीज थी ना वो नेशनलिस्ट अप्रोच वाली थी। वो राष्ट्रवादी बातें करते थे, इस्लामोफोबिक वाले कमेंट किया करते थे, और इमिग्रेशन के लिए हार्ड स्टांस लिया करते थे। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था कि रशिया का यूथ उनके साथ आ जाए, इसलिए उन्होंने अब की बार एक और डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी, और इस बार टारगेट किया दिमित्री मेदवेदेव को, और इस पर भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गई। फिर क्या होना था, हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। नावल्नी के ऊपर चार्जेस लगाए गए, इलेक्शन की पोस्ट में उन्हें खड़ा होने से रोक दिया गया और जेल में डाल दिया गया। प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुई, पुतिन ने फिर से वापसी कर ली। अब नावल्नी समझ गए थे कि पुतिन को हटाना आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्मार्ट वोटिंग का आइडिया लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। और ये आइडिया क्या आएगा, आप रशिया में जो यूनाइटेड रशिया पार्टी है ना, जो कि पुतिन की पार्टी है, इसको छोड़ के आप किसी भी अपोजिशन के एक ही कैंडिडेट को सब मिलकर वोट दो और पुतिन को इलेक्शन में मत आने दो। एक बार को आपको ये जो आइडिया आएगा ना ये बचकाना लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया का जो अपोजिशन है ना वो लिटरली डिस्कस कर रहा था कि ये ठीक है, क्योंकि पुतिन ने जो चेंजेस
चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिए थे ना, उसकी बदौलत अब वो साल 2036 तक पावर में रह सकते थे। और ऐसा करके जो पुतिन है ना, अपने आप को वो यूएसएसआर के जो बड़े लीडर थे लेनिन स्टालिन वहाँ पर लेके जा रही थी। पुतिन की अपनी एम्बिशन हैंगे। उनका मानना है कि रशिया की जो खोई हुई ग्लोरी हैगी जो यूएसएसआर के पास हुआ करती थी, वो तभी उनको वापस मिलेगी अगर वो प्रेसिडेंट की पोस्ट अपने पास होल्ड रखेंगी। पुतिन के इस एम्बिशन को रोकने के लिए वैसे तो बहुत से हैं रशिया में, लेकिन कोई एक ही है जो सामने आ रहा था, वो था नावल्नी। साल 2020 में डिसाइड कर लिया गया कि अब नावल्नी को रास्ते से हटाया जाएगा। प्लानिंग की गई और उसको बाद में इंप्लीमेंट किया गया। कहानी कुछ ऐसी है कि मॉस्को एक फ्लाइट आ रही थी, उसमें नावल्नी भी बैठे हुए थे फ्लाइट में, और अचानक से नावल्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, कुछ पता नहीं चला। बाद में जर्मनी ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पे इलाज हुआ तो पता चला उन्हें नोविचोक पॉइजन दिया गया था। ये नोविचोक पॉइजन क्या है? 1970 के अराउंड बेसिकली यूएसएसआर में काफ़ी कॉमन हो चुकी थी ये प्रैक्टिसेस कि जो भी नर्व एजेंट होते हैं, वो जो भी डबल स्पाई करने वाले एजेंट होते हैं, जो डबल एजेंट होते हैं, हमारे लिए भी काम कर रहे थे, बाद में पता चला सीआईए के लिए भी काम कर रहे थे, उनको रास्ते से हटाने के लिए उनको चुपचाप पॉइजन दे देते थे। और ये बहुत ही खास तरीके का सोफिस्टिकेटेड पॉइजन होता था जिसे रशियन लैब में बनाया जाता था, और इसका जो एक्सेस हैगा वो रशियन गवर्नमेंट के पास ही होता था और मिलिट्री के एजेंट्स के पास ही हुआ करता था। इसलिए जब नावल्नी को ये पॉइजन दिया गया ना, तो रशियन गवर्नमेंट के इसमें इन्वॉल्व होने के जो एलिगेशन पहले लगाए गए थे, उनको हाइप मिलनी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई। नावल्नी की किस्मत अच्छी थी, वो बच गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ ना वो काफ़ी ड्रामेटिक था और काफ़ी फिल्मी था। जैसे लेनिन ने एक बार को किया था ना, जब वो यूएसएसआर में क्रांति से पहले वापस आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि मैं आ रहा हूँ, ठीक वैसा ही नावल्नी ने भी किया। उन्होंने कहा कि वो रशिया जाएंगे और अपनी लड़ाई वहीं से लड़ेंगे। लेकिन जब नावल्नी रशिया पहुंचे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ, तो वो अकेले नहीं थे। वो अपने साथ एक डॉक्यूमेंट्री लाए थे जो 1.5 घंटे की थी, और इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी थी लगभग पूरी की पूरी। और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है? ए प्लेस फॉर पुतिन, द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट ब्राइब। आज ये रशिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ में से एक है। जब इसे अपलोड किया था तब इसके ऊपर 50 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए थे, और आज इसके ऊपर 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री में वो सब कुछ है जो रशियन गवर्नमेंट को हिला सकता था। एनिमेटेड थी, इसके अलावा इसमें ग्राफिक लगे हुए थे, और क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को डीक्लासीफाई किया हुआ था। और ये भी बताया हुआ था कि पुतिन ने कैसे अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े मैंशन बनाए हुए हैं, करप्शन में वो इन्वॉल्व हैं। एज यूजुअल होना यही था। जैसे ही नावल्नी रशिया पहुंचे, उनको एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया और 2030 तक के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई। जेल में डाल दिया था नावल्नी को, ठीक था, लेकिन थिंक टैंक्स ने जो प्रिडिक्ट किया है, इसके अलावा जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है और जितना मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना बता रहा हूँ आपको ओपिनियन, रशिया में जो नावल्नी का ऑरा है ना वो इतना बड़ा था। अगर एक बार को वो बाहर होते ना, तो वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में जो नुकसान रशिया को हुआ है, इसके बेस पे भी रशिया के जो अपोजिशन है उसको रीयूनाइट कर सकते थे। और 17 मार्च को जो रशिया में इलेक्शन होने वाले हैं ना, इसमें पुतिन को बड़ा झटका दे सकते थे। हालांकि इसके चांस काफ़ी कम है कि कोई पुतिन के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन नुकसान बहुत होता। क्यों? क्योंकि पुतिन के खिलाफ इस समय रशिया में ना एक माहौल बना हुआ है कि आप अब ये वॉर ख़त्म कर दो, ये वॉर बहुत लंबी चल गई, कुछ नहीं मिल रहा हमें, हम स्टेलमेट की पोजीशन पे ही हैं, हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इस वक्त यूक्रेन की नेवी ने रशिया का एक और शिप डुबो दिया जो कि ब्लैक सी फ्लीट में खड़ा हुआ था, और इसका नाम सीजर कुनिकोव बता रहे हैं। इसके ऊपर एक ड्रोन से हमला किया गया और इसको डुबो दिया। अब तक यूक्रेन ने, जिसके पास नेवी भी नहीं है, रशिया की मैसिव नेवी फ्लीट में से 25 नेवी शिप्स को डुबो दिया है। और यही रशियन गवर्नमेंट ने मुझसे पूछे तो सेल्फ गोल कर दिया। कोई ज़रूरत थी नहीं नावल्नी को मारने की। अगर ऐसा करना ही था तो इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल असैसिनेशन वगैरह, पर देखिए अगर करना भी था तो ये बाद में करना था, क्योंकि अब वेस्टर्न कंट्रीज से ना बहुत प्रेशर आने वाला है, और इसको किस तरीके से रशिया डील करेगा ये देखने की बात है। दूसरी तरफ रशिया कोशिश कर रहा है अपने सिटीजन्स को ये बताने की अगर भले ही हम पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं तो हम भी लगाने लग रहे हैं। अभी रिसेंटली रशिया ने एस्टोनिया की पीएम को वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया। बाल्टिक कंट्रीज़ के दूसरे जो लीडर्स हैं उनको भी वांटेड लिस्ट में शामिल किया गया है। रशिया ने आरोप इनके ऊपर ये लगाया कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजियों से लड़ने के लिए रेड आर्मी ने जो सेक्रीफाइस किया था, इनको लेकर जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उनको आप प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रही हो। वेल टू बी ऑनेस्ट, मैं देख पा रहा हूँ जब येवगेनी प्रिगोजिन को मारा जा सकता है तो नावल्नी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे में, क्योंकि जैसे जैसे रशिया में इलेक्शन नज़दीक आते जाएंगे, एलिमिनेशन का जो राउंड है इनर सर्कल में स्क्रूटनी के साथ साथ वैसे ही चलता रहेगा। प्रेसिडेंट के खिलाफ जो कोई भी जाएगा पुतिन के खिलाफ, कभी भी खबर आ सकती है कि वो अपने पेंट हाउस में मरा हुआ मिला है। फिलहाल के लिए ये है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।